विश्व भर में औसत आयु फिर से बढ़ी है, पर युवा उम्र में मौतें अब एक नई चुनौती बन गई। हाल ही में आई ग्लोबल हेल्थ स्टडी रिपोर्ट ये बताती है कि कोरोना महामारी के बाद अब दुनिया की औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा फिर से महामारी से पहले के स्तर पर लौट आई, करीब 73.8 वर्ष। लेकिन इसके साथ ही एक चिंताजनक रुझान भी सामने आया है। किशोरों और युवाओं जिनकी उम्र 10 से 29 वर्ष के बीच है, इनकी मौतों की संख्या बढ़ रही है। जहां पहले इस आयु वर्ग में मृत्यु दर लगातार घट रही थी, लेकिन अब न सिर्फ भारत, कई देशों में ये दर बढ़ रही है। इसका बड़ा कारण है आत्महत्या, नशे की लत, सड़क हादसे और मानसिक स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति। या दूसरे शब्दों में कहें तो आज जीवन लंबा जरूर है, पर स्वस्थ और सुरक्षित युवा अवस्था पर संकट बढ़ता जा रहा है। भारत में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में हर घंटे करीब 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लाखों युवा अपनी जान गंवा रहे हैं। ये केवल स्वास्थ्य का संकट नहीं, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और भविष्य की उत्पादकता पर भी गहरा असर डालने वाला है। और आज के इनसाइट में हम चर्चा करेंगे, क्या महामारी के बाद हमारा वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र केवल जीवन की लंबाई बढ़ाने पर केंद्रित हो गया है या उसकी गुणवत्ता जरूरी है? युवाओं की मौतें क्यों बढ़ रही हैं और किन सामाजिक आर्थिक कारणों से ये संकट गहरा रहा है? भारत जैसे देश में क्या हमें युवा स्वास्थ्य नीति की एक नई दिशा देने की जरूरत है? हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं, आपसे उनका परिचय करा दूं। विस्तार से चर्चा के लिए डॉक्टर के मदन गोपाल हैं, आप सलाहकार हैं नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर में। आप पूर्व स्वास्थ्य सलाहकार रहे नीति आयोग में, साथ ही भारत के विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया दस्तावेज के मुख्य लेखक हैं, जिन्होंने देश के स्वास्थ्य निगरानी ढांचे को नया दृष्टिकोण दिया है। स्वागत है सर आपका संसद टीवी में। और हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा जुड़ रहे हैं, आप निदेशक प्रोफेसर हैं सामुदायिक चिकित्सा विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव हैं, आप पूर्व महानिदेशक हैं स्वास्थ्य सेवाएं भारत सरकार। आप तीनों खास मेहमानों का स्वागत। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर मदन मैं आपसे करना चाहूंगी कि ग्लोबल हेल्थ स्टडी की जो रिपोर्ट आई है वो बताती है कि महामारी के बाद दुनिया के जीवन प्रत्याशा में दोबारा वृद्धि हुई है, लेकिन युवाओं में मौतों का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। आप इस विरोधाभास को नीति और स्वास्थ्य प्रणाली के दृष्टिकोण से कैसे आंकते हैं? धन्यवाद। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू इस रिपोर्ट से निकलती है, वो है कि विरोधाभास जी। एक तरफ तो जीवन प्रत्याशा में हमारा सुधार के हम लोग पारंपरिक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं उसमें काफी सुधार देखने को मिला है। उसके अलावा जो आपने एक बताया तो डाइकोटमी देखने को मिली है। एक तो विकसित देश है, वहां पे आपके युवाओं में मौत का स्तर आ रहा है, और दूसरे जो विकासशील देश है, अविकसित देश है, उसमें एक अलग तरह की चीज देखने को मिल रही है वहां पे। तो दोनों जगह के चीजें अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि वहां पे जैसे ये दर्शाता है, जैसे अमेरिका या जो विकसित देश हैं वहां पे नॉर्थ उसमें देखा जाएगा तो जो जीवन प्रत्याशा एक प्रकार से कोविड के बाद बुरी है। ये हमारी दर्शाता है कि हमारी जो वैक्सीनेशन में जो प्रोग्रेस हुआ है, जो एक आंशिक सुधार देखने को मिल रहा है, बट लेकिन साथ साथ में जो आपके जो तीव्र मानसिक स्वास्थ्य संकट की जो चीजें देखने को मिल रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एक इशू हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, इसका जो दूसरा पहलू देखा जाए, पारंपरिक तरीके से हम लोगों ने अधिकतर जो फोकस किया है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पे फोकस किया है, उसके बाद आपके संचारी रोग पे किया है, आप नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पे कर रहे हैं। आप नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में जब फोकस कर रहे हैं, लेकिन युवाओं ऐसे समूह वहां पे भी फोकस तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का जो प्रोग्राम है वो युवाओं पे फोकस करता है, लेकिन एक जो एरिया रह जाता है 16 से 30 वर्ष वाला, वो अभी किस तरह से उनको लेकर आना प्रोग्राम है, वो एक दर्शाता है कि कैसे हम लोग को और आगे उसके बारे में बात करना। बट लेकिन महत्वपूर्ण एरिया इन्होंने निकाला है इस स्टडी में, जो ये दर्शाता है कि किस तरह से युवाएं जो है आ रही हैं। हमारे देश भी उससे अछूता नहीं है, हमारे देश में भी युवाओं में काफी अप्राकृतिक मौतें देखने को मिल रही हैं।
हमें देखना है कि हाउ वी कैन एड्रेस दिस इशू। ये इशू इज देयर, चैलेंज इज देयर। तो रिपोर्ट ने दो एक विरोधाभासी चीजें बताई हैं। एक तरफ तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ बोल रहा है कि आपके युवा में आ रहा है। अगर आप देश देखेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाएंगे तो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन इज कंप्राइजिंग ऑफ यंग पीपल। बिल्कुल। यंग युवा लोग रहेंगे वर्किंग पॉपुलेशन में। जी। अगर उनको नहीं देखेंगे तो हमारी एज बढ़ता रहेगा, तो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से क्या करेंगे? ये काफी चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसका उत्तर हमें खोजना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे डॉक्टर मदन। डॉक्टर शर्मा, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि रिपोर्ट में कहा गया कि 10 से 29 वर्ष के युवाओं में आत्महत्या, सड़क दुर्घटनाएं, नशे की वजह से मृत्यु दर बढ़ रही है। आपके अनुभव में इसके प्रमुख सामाजिक और चिकित्सीय कारण क्या हैं और क्या वजह है कि ये वर्ग जो है वो ज़्यादा प्रभावित है? जी, आपने दो वर्गों में कारण पूछे हैं, पहले सामाजिक और चिकित्सीय। तो मैं पहले सामाजिक कारणों की बात करूं तो आज के युवाओं में एक अकेलापन बढ़ा है, सबसे पहली बात, क्योंकि मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं उनको अपने दोस्तों से या समाज में मिलने से रोकती हैं, वो अपने आप में सीमित होकर रह गए हैं। दूसरी बात है कि आज प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये प्रतिस्पर्धा आपको चैलेंज करती है, आपको तनाव देती है जिंदगी में हर पहलू में अच्छा करने के लिए। तीसरी बात होती है माता पिता की अपेक्षाएं। अब माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करने लगते हैं और हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे अच्छा हो, हर काम में निपुण हो। यह उन पर बहुत प्रेशर डालता है। और इसके अलावा पीयर प्रेशर जिसे हम कहते हैं कि अपने दोस्तों, अपने मित्रों को देखकर उनमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। तो समाज में इस तरह की जो परिस्थिति पैदा हुई है, ये बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक और स्ट्रेस, इन चीजों को बढ़ा रही है। इसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन जो रहना चाहिए वह बिगड़ रहा है। दूसरी तरफ आपने चिकित्सीय कारणों की बात की, तो कुछ युवाओं में कुछ क्रॉनिक बीमारियां पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जुवेनाइल डायबिटीज का शिकार है, कोई क्रॉनिक स्किन डिजीज का शिकार है, या किसी को हेयर प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह की बीमारियां जिनका कोई परमानेंट इलाज उपलब्ध नहीं है, वहां पे और बच्चों में एक अवसाद या डिप्रेशन की स्थिति क्रिएट होती है कि हमें इस बीमारी के साथ सारी जिंदगी जूझना पड़ेगा। और उसमें जो एक मानसिक कुंठा है, यानी हमारे समाज में जो मेंटल इलनेसेस को लेके और बीमारियों को लेके स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, वो स्टिग्मा भी इस तरह के लोग जो इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं बच्चे, उनको समाज से काटता है और उनके अंदर एक हीन भावना, उनके अंदर डिप्रेशन, इस तरह की चीजें पैदा करते हैं। और सही समय पर चूंकि हम उनको इलाज नहीं दे पा रहे हैं या वो जागरूक नहीं है कि इन चीजों के लिए इलाज कराने की जरूरत है, समाज में ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जी। दूसरी बात आपने की सड़क दुर्घटना के बारे में, और तीसरी नशे के बारे में। आज नशे की उपलब्धता समाज में थोड़ी ज्यादा हो गई है। हम देखते हैं कि इवन 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल के बच्चे और कॉलेज के छात्रों के पास ये मतलब नशा करने के लिए सुविधाएं, एक तरह से मैं सुविधा नहीं कहूंगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। और इसकी वजह से उन बच्चों को इन चीजों से रोकने में समाज को बड़ी परेशानी आ रही है। माँ बाप हर जगह पुलिसिंग नहीं कर सकते, हर समय हम बच्चों को मॉनिटर नहीं कर सकते। उनकी स्वाधीनता में ये जो इस तरह के असामाजिक तत्व जो उनको प्रेरित करते हैं नशे की तरफ जाने के लिए, वो उनका रोकना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो बहुत बड़ा कारण बनते हैं। आखिरी बात आती है सड़क दुर्घटना की। तो आज की डेट में युवा वर्ग में जो जिसे हम जेन जी कहते हैं, उनमें मोटरसाइकिल चलाना, मोटरसाइकिल पर स्टंट करना और जो कानून है, जो सड़क के नियम कानून है, उनकी अनदेखी करना, ये मुख्य वजह होती है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत की। तो इन सारी चीजों पर जागरूकता पैदा करने की बहुत जरूरत है कि ये कारण बनते हैं आज के हमारे युवा वर्ग के लिए स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सबसे बड़े चैलेंजेस यही। बिल्कुल, आप इन चैलेंजेस का जिनका जिक्र कर रहे हैं उन्हें एड्रेस किया जाना और समय से एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आर के श्रीवास्तव, चर्चा में आपको शामिल करना चाहूँगी इस सवाल के साथ कि क्या आपको लगता है कि भारत की डिजीज़ सर्विलांस प्रणाली इतनी सशक्त है कि युवा मृत्यु के पैटर्न को समय पर पहचान सके और नीति निर्माताओं तक सटीक डेटा पहुंचा सके?
जो समस्याएं इससे पहले डॉक्टर शर्मा ने गिनाई, हम उसको एड्रेस कैसे करेंगे? आपका सवाल का जो बुनियादी सवाल है कि हमारा जो भारतवर्ष का सर्विलेंस सिस्टम है, क्या वो इतना मजबूत है कि वो आज की तारीख में जो मेडिकल कारण बताए गए हैं, जो टीनेज और यंग लोगों की डेथ के, मतलब 10 साल से लेकर 29 साल तक के लोगों के जो रिपोर्ट के अंदर बताए गए हैं, उनके लिए एविडेंस को प्रोवाइड कर पाए एज ऑन टुडे। तो एज ऑन टुडे का जहां तक सवाल है, ये सही है कि हमारे जो IDSP प्रोग्राम है, जो ये सर्विलेंस सिस्टम है, ये काफी हद तक कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में काफी अच्छे डाटा इकट्ठा कर सकता है और करता भी है, और इसके प्रोजेक्शंस के बहुत सारे अच्छे मॉडल बने हुए हैं। लेकिन साथ साथ ये भी सही है कि जहां तक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज और इंजरीज एंड मेंटल हेल्थ का सवाल है, उसके अंदर अभी वो इतना सक्षम नहीं हो पाया है कि आज की तारीख में बिल्कुल फुल प्रूफ डाटा बता पाए कि जो बढ़ती हुई दर है ये टीनेजर्स की और यंग एडल्ट्स की, जिसके अंदर मृत्यु हो रही है, जिसको कि इस रिपोर्ट ने प्रतिपादित किया है, वो वास्तव में हो रही है हिंदुस्तान के अंदर कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हो रही है तो उसके अंदर प्रायोरिटी के हिसाब से पहला कारण कौन सा आता है, दूसरा कारण कौन सा आता है, तीसरा कारण कौन सा आता है। और क्योंकि इन सभी बीमारियों के लिए नेशनल प्रोग्राम चलते हैं, तो उन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के रास्ते में कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या गैप है, सिस्टम में कहाँ कहाँ स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, और जो एक तरीके के 3 ईयर प्लान का एक्शनेबल प्रोग्राम है, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है, उसमें क्या क्या और डाला जाना चाहिए, जिससे कि हमको ये पता चल पाए कि जो मृत्यु दर हमारे यहाँ अगर है इतनी ज्यादा, जो कि इस ग्रुप में है, तो उसकी रोकथाम हो रही है, वो हाल्ट की जा सकती है या रिवर्स की जा सकती है। तो हमें जो वर्क करना है इस समय प्रायोरिटी के हिसाब से IDSP के अंदर, वो हमें करना है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम में, और इंजरीज, इन तीनों के जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमें स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि हमारे पास प्रिडिक्टेबल डाटा आ पाए। अगर ये आते हैं तो इससे हमें जो भी स्ट्रेटेजी निकल के आएगी, सपोज करिए कि लोनलीनेस सबसे बड़ा कारण आ रहा है, या मोबाइल फोन, या फिर डिजिटल आइसोलेशन आ रहा है, तो ये सारे कारण अगर आते हैं तो उसके अनुरूप स्ट्रेटेजी और नीति निर्धारित करने में जो भी हमारे नीति विशेषज्ञ है, नीति आयोग है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज काउंसिल है, NHSRC है, मेडिकल कॉलेजेस है, इन सबको कलेक्टिवली लेकर के एक ऐसी नीति का निर्धारण करना पड़ेगा जो पहले इसे पहचानने के बाद इसे रोके, फिर इसे रिवर्स करे, और इसको कम से कम यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स के ऊपर ला सके। मैं तो समझता हूँ कि हमारे IDSP के सिस्टम में अभी इस क्षेत्र में कमजोरियां है, इसे हमें प्लग करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मदन, आपसे सवाल मेरा ये है कि आपने विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया में प्रिडिक्टिव एंड इंटीग्रेटेड सर्विलांस की अवधारणा दी थी। क्या आज हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है युवाओं में बढ़ते मानसिक तनाव, नशे या आत्मघाती प्रवृत्तियों को समय रहते पहचान पाने में सक्षम है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे श्रीवास्तव जी ने बताया, कि सर्विलेंस सिस्टम है, अभी बिल्कुल नहीं है कि वर्तमान में हमारा तंत्र इन कारणों को मॉनिटर करने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ है। जैसे आप देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या, उसके आंकड़े हमारे पास नहीं आते हैं कि जो अटेम्प्ट होता है, कितने हुए, क्या हुआ, वो नहीं आता। ड्रग ओवरडोज एंड अदर थिंग्स, वो भी नहीं आता। और जो मौत के कारण है, जो हमारे पास जो कॉज ऑफ डेथ का जो डेटा आता है, उसमें भी टाइम लैग होता है, काफी टाइम लैग होता है। तो उसको काफी, और उसके अलावा एक और चीज है, जोकिंग वगैरह जो व्यवहार है, विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस मॉर्टेलिटी, उसके ऊपर हमारे पास कोई डेटा नहीं है। इसके अलावा जो हम लोग एक जो बात करते हैं कि प्रिडिक्टिव एंड इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस, इसका ये मतलब नहीं है खाली स्वास्थ्य विभाग की जानकारी स्वास्थ्य के पास होगा। इंटीग्रेशन मीन्स आपके
और जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट सिस्टम से हेल्थ के डेटा से हमारा काम नहीं बनेगा, इंटीग्रेटेड शिक्षा हो गया, सामाजिक आर्थिक व्यवहारिक जो डेटा है सबको इकट्ठा करके उससे बात करनी है। वर्तमान में हमारी प्रणाली अभी एकीकृत नहीं है। इवन जो स्वास्थ्य में बात करते हैं, स्वास्थ्य में यहाँ बहुत सारा डेटा आता है, उसको एकीकृत करने का प्रयास हो रहा है। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल है जिसमें हर जानकारी आती है, उस दिशा में पहला काम हो रहा है। इसके साथ साथ नीति आयोग में जब मैं वहाँ कार्यरत था, वहां पे एक नेशनल डेटा एनालिटिकल पोर्टल बनाया ताकि सभी जो प्रोग्राम्स हैं, सभी विभाग का डेटा एक जगह मिल सके, ताकि उस पर कुछ एनालाइज करके कुछ एक दृष्टिकोण या नीतिगत फैसला लिया जा सके। उसके अलावा हमें जो हमारे स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है और उसके बाद कॉलेज है, उनके युवाओं के स्वास्थ्य की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, इमरजेंसी जो मैकेनिज्म है, वो एक विकसित करने की आवश्यकता है। तो आप देखेंगे कि आज जैसे युवाओं में जो अगर प्रचलन है, जैसे शर्मा जी ने भी बताया, श्रीवास्तव जी ने भी बताया कि किस तरह से अभी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स बढ़ गई है। तो एक जन जी जो है, जो आपका जो ट्रिगर्स के लिए काम करते हैं, दैट मीन्स जो मोटरसाइकिल चला रहे, रोड एक्सीडेंट्स भी हमारे देश में बहुत होते हैं। हमारे देश में जो आपके जो विकसित देश हैं वो प्रॉब्लम्स भी है, मतलब ड्रग्स है, मेंटल एब्यूज है, सब कुछ है, प्लस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एंड अदर कॉजेस ऑफ डेथ्स आर आल्सो देयर। दैट मीन्स हमें दोनों जगह से जूझना है। तो हम लोग बीच वाली स्थिति में है कि किस तरह से वो करें, लेकिन उसके ऊपर देखना है कि किस तरह से हम काम किया जा सकता है। अदरवाइज प्रणाली धीरे धीरे विकसित हो रही है, दैट इज गोइंग टू टेक टाइम। जी बिल्कुल डॉक्टर अरुण, कोविड-19 के बाद हमने देखा है कि अकेलापन है, बेरोजगारी है और सोशल मीडिया प्रेशर जिसने युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला है। तो क्या सामुदायिक स्तर पर पर्याप्त काउंसलिंग सर्विसेज और मेंटल हेल्थ सपोर्ट मौजूद है? ज़मीनी हकीकत कैसी है? आपको लगता है कि वो सफिशिएंट है या उस पर और काम किए जाने की ज़रूरत है? अमृता जी, पहली बात तो ये कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर सपोर्ट सिस्टम काफी तैयार किया जा रहा है। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि स्कूल में, कॉलेजेस में काउंसलर्स की सुविधा उपलब्ध की गई है। यानी बच्चे अगर किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं या इवन टीचर्स अगर आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी बच्चे का व्यवहार नॉर्मल नहीं है, वो ज्यादा चुप रहता है या डिप्रेस दिखाई देता है, तो उन लोगों को भी, टीचर्स को भी जागरूक किया गया है कि ऐसे बच्चों को आप अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो उनके लिए संस्थान के अंदर, स्कूल्स और कॉलेजेस में काउंसलर्स की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। मैं आंकड़ों के हिसाब से तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ज्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस में अब इस तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जी। एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जहां बच्चे बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा के बाद और बहुत ज्यादा तनावपूर्ण एक एंट्रेंस टेस्ट के जरिए से गुजरते हैं, तो उनका लेवल ऑफ स्ट्रेस बहुत हाई रहता है। और हमने अपने अनुभव में देखा है कि इन छात्रों की मेंटल स्टेट थोड़ी वल्नरेबल होती है। इसको देखते हुए भारत सरकार के प्रयास से अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नियुक्त किए गए हैं मेडिकल कॉलेजेस में। इवन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जहां मैं प्रोफेसर हूं, वहां भी हमने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया है, जो मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस एमडी स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि अन्य स्टाफ के लिए भी और क्लिनिकल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। और ये सर्विसेज धीरे धीरे और मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ रही हैं। अब अगर हम रिमोट एरिया की बात करें तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज यानी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में भी अब मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया जाने लगा है। और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, जैसे एएनएम हैं, आशा बहन जी हैं, इन लोगों को भी धीरे धीरे मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं पर जागरूकता क्रिएट की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको भी ट्रेन किया जा रहा है कि वो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को कम्युनिटी में रिकॉग्नाइज करें और प्राथमिक लेवल पर जो जो सुविधाएं संभव हो सके वो सुविधाएं प्रदान करें। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कि भारत सरकार की मुहिम है टेलीमानस। टेलीमानस वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट और टेलीफोन बेस्ड सुविधा है, जहां पे इवन रिमोट एरिया में, दूर दराज में रहने वाले युवाओं के लिए भी एक सुविधा उपलब्ध हो गई है कि वो टेलीफोन या इंटरनेट के जरिए और अपनी मेंटल हेल्थ की समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं, उनका निदान पा सकते हैं और सही गाइडेंस उनको मिल सकती है। तो इस तरह से सुविधाएं क्रिएट की जा रही हैं। इसका एक्सटेंट कितना है ये अभी आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये प्रयास काफी महत्वपूर्ण है और हर जगह इन पर जोर दिया जा रहा है।
तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ये सुविधाएं बढ़ेंगी और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इनका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, चूंकि वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी आप तीनों ही खास मेहमानों से क्लोजिंग कमेंट लिया जाए। डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव, आप लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति निर्माण से जुड़े हैं। क्या आपको लगता है कि अब भारत को यूथ सेंट्रिक हेल्थ पॉलिसी या नेशनल एडोलसेंट हेल्थ मिशन 2.0 जैसी व्यापक नीति की आवश्यकता है? नहीं, मैं पूरी तरीके से इसका समर्थन करता हूं कि भारत को इस समय एक ऐसी एक्शन प्लान की जरूरत है जो एक तरफ यूथ सेंट्रिक हो और दूसरी तरफ ओल्ड सेंट्रिक हो, और दोनों के अंदर अगर महत्व देखना हो तो हमारे यहाँ दोनों के अंदर कमियां हैं। और इसके लिए जो जरूरी चीज है कि चाहे हमारे सिस्टम का गैप कितना भी हो, चाहे हमारे पास हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स की कमी जितना भी हो, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो डिजिटल हेल्थ सिस्टम है जी, जो टेलीमेडिसिन सिस्टम है, जो एवीडीएम सिस्टम है, और जो इसमें काम करने वाले यंग लोग हैं, उनके पास इतनी टैलेंट है, इतनी समझ है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक प्राइमरी हेल्थ केयर में काम किया है और इनोवेशन और डिजिटल सॉल्यूशन पे किया है, और मैंने स्वयं देखा है, आप एक प्रॉब्लम उन्हें दीजिए, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के अंदर 1 से 1.5 महीने का टाइम लगाते हैं। सवाल ये है कि इस सब ट्रांसफॉर्मेशन को हेल्थ में जो होना जा रहा है और उसको किस तरीके से कन्वर्ज करके यूथ सेंट्रिक एंड एल्डरली सेंट्रिक हेल्थ केयर हम बनाए, दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल। डॉक्टर मदन गोपाल, भारत जैसे देश में वन हेल्थ यानी मानव, पर्यावरण और सामाजिक स्वास्थ्य का समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। आपको लगता है कि युवाओं की बढ़ती अस्वस्थता में प्रदूषण, जीवनशैली, तनाव और पारिवारिक टूटन जैसे कारक जिम्मेदार हैं, और इसके लिए अब समय आ गया है कि बहुत ही तेजी से और बहुत ही ठोस कदम उठाए जाएं? ये कारक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अगर आप वन हेल्थ के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम लोग प्राय वन हेल्थ को पशुजन्य रोग के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसकी अवधारणा को पर्यावरण, सामाजिक, मानसिक स्वास्थ्य के समन्वय के साथ प्रस्तुत किया जाना बहुत आवश्यक है। अगर जब तक ये नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे पर्यावरण, शहरों में वायु प्रदूषण युवाओं को सांस और हृदय के संबंधी बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। सामाजिक बेरोजगारी, आर्थिक अनिश्चितता और सामाजिक अलगाव मानसिक तनाव और जोखिमपूर्ण व्यवहार की तरफ उनको प्रेरित करता है। इसके अलावा सोशल मीडिया और का अत्यधिक उपयोग, साइबर बुलिंग और अकादमिक दबाव युवाओं को चिंता और अवसाद को बढ़ा रहा है। तो इसके ऊपर हमें काफी कुछ करना है, लेकिन इसके लिए हमें एक एकीकृत समाधान की आवश्यकता है। यदि हम युवाओं को सड़क दुर्घटनाओं को कम करना चाहते हैं तो यह केवल स्वास्थ्य और मुद्दा नहीं है, परिवहन और शहरी नियोजन का भी मुद्दा है। यदि हम नशाखोरी के ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं तो ये केवल व्यसन मुक्ति केंद्र की मुद्दा नहीं है, ये पुलिस और उसके शिक्षा और एवं समाज कल्याण की सबको मिलकर एकीकृत तरीके से काम करना है। तो हमें खाली वन हेल्थ में खाली पशुजन्य के बारे में नहीं सोचना, वन हेल्थ में एनवायरनमेंट और उसके जो अलग कारक है उसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। तो जीवन लंबा ही होना पर्याप्त नहीं, उसका स्वास्थ्य संतुलित और सार्थक होना जरूरी है। महामारी ने हमें सिखाया कि जीवन की लंबाई बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं, उसकी गुणवत्ता, मानसिक सशक्तता और सामाजिक स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है। अब सवाल है कि क्या हम आने वाली पीढ़ी के लिए केवल इलाज ढूंढें या उनके लिए एक बेहतर संतुलित जीवन का वातावरण बनाएं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।